ब्राह्मण के खिलाफ सब बोलते हैं, आवश्यकता पड़ जाने पे परशुराम भी है। वो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके उनको वोट बैंक बना लिया जाता है। अपनी स्थिति मुस्लिमों की तरह मत करो। ब्राह्मण का ब्राह्मण तो जगाओ, ब्राह्मण को जागृत करना पड़ेगा। जल लिया, ओम भूम भूम करके स्वाहा कर दिया है, जिसको चाहोगे उसको स्वाहा कर दोगे, लेकिन जागृत करो अपने आप। बड़े कड़े और तगड़े सवाल लेंगे। बिना ब्राह्मणों के समीकरण के सरकार भी किसी की नहीं बन पाई। पंडित उदय भान करवरिया बाहुबली, मेरे सामने कौन बैठा है? पंडित उदय भान करवरिया या फिर मैं एक बाहुबली नेता के सामने बैठा? सियासत की राह हो या वक्त की मार, हर मोड़ पर होती है इनकी दरकार। आज सुनेंगे जुबानी हर सवाल का जवाब। हमारे साथ हैं पंडित उदय भान करवरिया जी जनाब। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्र स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ। और मुद्दा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में गर्म हो रहा है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है। लेकिन आज मैं बैठा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। हमेशा आपके लिए आवाज उठाता रहता हूं, लेकिन आज उनके पड़ोस के ही जिले में आया हूं, प्रयागराज में। और प्रयागराज में मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं आपकी, जिनके बारे में कहा जाता है कि अब धीरे धीरे पूर्वांचल की राजनीति में ब्राह्मणों का एक छवि बनती जा रही है कि ये ब्राह्मणों का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ उदय भान करवरिया जी हैं। हम इनसे आज कुछ बड़े कड़े और तगड़े सवाल लेंगे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना समय दिया। सवाल शुरुआत में ही थोड़ा कड़ा और बड़ा लूँगा। आपके ही पारिवारिक विधानसभा क्षेत्र में आती है मेजा विधानसभा। अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का एक वहाँ प्रोग्राम होता है और ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर देखने में आ रही हैं कि वहाँ होर्डिंग से, पोस्टर से, आपकी ही पारंपरिक सीट से आपके फोटो को गायब बताया गया और सोशल मीडिया पे लेके तमाम कवायद चर्चा चल रही है। कैसे देखते हैं इसे? पहले बात तो आपको आने के लिए धन्यवाद। और आपने कहा कि कड़े सवाल पूछेंगे तो मैं भी बड़े कड़े जवाब भी देता हूँ। दूसरा, आपने कहा कि ब्राह्मण चेहरा, तो मैं जात से ब्राह्मण हूँ, कर्म से ब्राह्मण हूँ, आचरण व्यवहार से ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं हूँ सबके बीच का और मैं हर व्यक्ति के साथ हूँ और हर व्यक्ति के और हर जात के बीच में हूँ। दूसरा, आपने एक पोस्टर की बात करी, चर्चा में है सर, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। आपकी पारंपरिक सीट है और वहां से आपका ही चेहरा गायब। कारण दो हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। एक तो या तो अज्ञानता बस हुआ और या तो चाटुकारिता की जिला अध्यक्ष वगैरह द्वारा पराकाष्ठा करके हटाया गया होगा। अभी मैंने इस विषय में कोई जानकारी नहीं की है, न मैंने इधर अपना ध्यान बटाया है। लेकिन आज अटल जी की फोटो गायब है, जोशी जी की फोटो गायब है, अडवाणी जी की फोटो गायब है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, उनकी फोटो गायब है। तो हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं, फोटो रहे न रहे हम इसकी चिंता नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे लोग आगे बढ़े, हम इसकी चिंता ज़्यादा करते हैं, हम फोटो की चिंता करते भी नहीं हैं। उदय भान जी का मानना है कि फोटो की परवाह नहीं करते हैं, लक्ष्य पे अपने ये चलते रहते हैं। बहुत से उदाहरण इन्होंने दिए कि बहुत सारे महापुरुषों की फोटो गायब है। आप इशारे समझ रहे होंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। हम उन बातों की तरफ नहीं जाते हैं। एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की अगर बात करें आज के परिवेश की, तो ब्राह्मण वर्ग और धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऐसी चीजें अब आ रही, हम लोग तो घूमते रहते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारा लोग, या अगर एक वर्ग विशेष ब्राह्मण की बात करें तो वो अब आपकी तरफ देखते हैं और आपकी छवि बन रही है पूर्वांचल में धीरे धीरे कि ब्राह्मणों का नेतृत्व करने की। पहली बात तो कि ब्राह्मण लॉबी में अगर देखा जाए तो किसी दमदार नेता की नेतृत्वकर्ता की कमी दिखाई पड़ती है आज के परिवेश में पूर्वांचल में। और क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में उदय भान करवरिया, पंडित उदय भान करवरिया एक बड़े मजबूत नेता के तौर पर पूर्वांचल में उभरने वाले हैं ब्राह्मणों को लेकर? अब देखिए, ये तो भविष्य की बात है, कौन क्या उभरेगा नहीं उभरेगा ये तो भविष्य जानता है।
लेकिन मुझे लगता है कि मैं बेबाकी से अपने लोगों की बात को कहता हूँ, चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, या कहीं भी कोई ऐसा मुद्दा हो, मैं बिना पद प्रतिष्ठा की परवाह किए, बिना टिकट की परवाह किए करता हूँ। बाकी लोग मुझसे अच्छे होंगे, मुझसे तेज होंगे स्वभाव से, काम करने से, लेकिन शायद वो टिकट के लालच में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, बोलते नहीं कि कहीं मेरा टिकट न कट जाए। मैं इसकी चिंता नहीं करता कि टिकट कटेगा, रहेगा, लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। मैं आपको सोचता टिकट की परवाह ना नहीं। ना ना, क्यों परवाह है? मेरे पीछे जनता है ना, वो मेरी पूंजी है, वही मेरा टिकट है। मैं उनका काम करता हूँ, वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। और टिकट वगैरह तो समीकरण से मिलता है, गणेश परिक्रमा से मिलता है, कई कई प्रकार होते हैं। मैं टिकट की लाइन वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं 2 बार विधायक रहा, मेरी पत्नी विधायक रही, मेरे भाई सांसद रहे, मेरा छोटा भाई एमएलसी रहा, एक भाई मेरा ब्लॉक प्रमुख रहा। राजनीतिक तौर पर पूरा कुछ जितना पाना चाहिए सब पा लिया। अब उसकी चिंता नहीं करते कि अब क्यों विधायक होना है भाई, किस लिए होना है? समाज के लिए होना है, तो बिना विधायक हुए समाज का काम कर सकते हैं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी पद पर रहें तभी आप समाज के काम आ सकें। बिना पद वाले लोगों को आप देखिए समाज के कितना काम आते हैं। पद वाला जो है, वो जितने लोग लोकसभा विधानसभा में गए ना हमारे समाज के, वो बोलते नहीं है वहाँ समाज के लिए। ऐसे पद और प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? आप जिसकी वजह से चुन के जाते हैं, अगर आप उसकी बात भी नहीं रख सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि आपका रहना और न रहना किसी मतलब का नहीं है। बकौल पंडित उदयभान करवरिया, आपको अगर समाज में कुछ बदलाव लाना है या कार्य करने हैं तो किसी पद और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। आप इनको कह सकते हो कि बिना ताज के आज प्रयागराज के बादशाह पंडित उदयभान करवरिया, जिन्हें किसी पद प्रतिष्ठा या ताज के मोहताज नहीं है। लक्ष्य सिर्फ एक लेकर चलते हैं कि समाज में बदलाव कैसे लाया जाए और समाज में उत्थान कैसे लाया जाए। एक सवाल हम और लेना चाहेंगे ब्राह्मणों से ही जुड़ा हुआ। आपकी छवि मैंने जितना फीडबैक लिया है तो थोड़ी ही कहीं, लेकिन एक ब्राह्मणों के नेता के तौर पर बनी है। सवाल मैं ये लूंगा कि ब्राह्मण भारी शब्द है और हर पार्टी की अगर बात किया जाए तो ब्राह्मणों को जोड़ना तो चाहती है, क्योंकि ऐसा देखने में आया है, अगर पीछे की राजनीति में मैं जाता हूं तो बिना ब्राह्मणों के समीकरण के सरकार भी किसी की नहीं बन पाती है। तो मिलना मिलाना तो सबको है ब्राह्मणों से, लेकिन ब्राह्मणों को अगर आज जी के परिवेश में हम देखते हैं तो वो हाशिए पे हैं। पंडित उदयभान करवरिया, क्या योजना है इनकी कि ब्राह्मणों का उत्थान कैसे हो और पूर्वांचल में फिर से इनका स्थापत्य कैसे स्थापित हो, जो आज हाशिए पे हैं या नहीं, ये आप मानते हैं कि नहीं ब्राह्मण? देखिए, जिसका विरोध होता है और जिसके लिए सब बोलने लगे, आप समझिए वो सबसे मजबूत है। तो आज ब्राह्मण को मैं हाशिए पे नहीं कहूँगा, ब्राह्मण के खिलाफ सब बोलते हैं, तो इसका मतलब सबसे मजबूत ब्राह्मण है, इसलिए उसके खिलाफ लोग बोलते हैं कि किसी प्रकार से इसको दबाया जा सके। लेकिन ये बहता हुआ पानी है, ये पत्थर पहाड़ सब तोड़ करके आगे बढ़ता है। पहले तो ब्राह्मण का आप गुण जान लीजिए, सौम्य है, सभ्य है, सरल है और चाणक्य है। आवश्यकता पड़ जाने पे परशुराम भी है। तो पहले आप अपने व्यक्तित्व को निखारें। मैं सभी ब्राह्मणों से एक चीज कहता हूं कि आप हरदम 2 बातों का ध्यान रखें। पहला तो आप अपने व्यक्तित्व को निभाइए। आप ब्राह्मण हैं, इसका केवल जन्म से नहीं बल्कि आपके कर्म से भी आभास लोगों को होना चाहिए कि आप ब्राह्मण हैं। दूसरा, आप वोट बैंक मत बनो। मुस्लिमों के साथ इस देश में एक दुर्भाग्य है कि एक दल के वोट बैंक बन करके रह गए। उनका विकास हो या ना हो, वो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके उनको वोट बैंक बना लिया जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अधिकांश वोट कर जाते हैं। मैं ब्राह्मणों से कहता हूँ कि आप अपनी स्थिति मुस्लिमों की तरह मत करो। आप किसी का वोट बैंक मत बनो। आप यह जांच पड़ताल करो कि कौन नेता अच्छा है और कौन नेता ऐसा है जो सर्व समाज का काम कर सकता है। वो जातिवाद में नहीं आएगा बल्कि हर वर्ग के बीच में करेगा, सारे समाज के बीच में काम करेगा। कौन ऐसा नेता है, आप उसका चयन करो।
तो वोट बैंक मत बनो, अपनी कीमत को समझो, अपने ओजस्व को, तेजस्व को जगाओ। लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण को इकट्ठा किया जाए, मैं कहता हूँ इकट्ठा कभी मत करो ब्राह्मण को, ब्राह्मण इकट्ठा हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण का ब्राह्मण तो जगाओ, उसे जागृत करो, ब्राह्मण को जागृत करना पड़ेगा, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। जिस दिन वो जागृत हो जाएगा उस दिन इकट्ठा भी हो जाएगा, सब कुछ कर देगा। यहाँ तो ब्राह्मणों ने ऐसे जल लिया, ओम भूम भूम करके स्वाहा कर दिया है। उस चीज को जागृत करो, और जिस दिन उसको जागृत कर दोगे, आजकल राजनीतिक स्वाहा होता है, जिसको चाहोगे आशीर्वाद दोगे, जिसको चाहोगे उसको स्वाहा कर दोगे, लेकिन जागृत करो अपने आप को। केवल जन्म से आप ब्राह्मण हो इससे काम नहीं चलेगा, कर्म भी ब्राह्मण वाला होना चाहिए। केवल जन्म से अगर आप ब्राह्मण हो तो काम नहीं चलेगा, कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसा मानना है पंडित उदयभान करवरिया जी का। एक चीज हम और जानना चाहेंगे, आपसे मिलने से पहले मैंने थोड़ा सा प्रयागराज को घूमा और कई जगह आपकी चर्चा मैंने चलाई, तो जो चीज मेरे सामने आई वो थोड़ा सा उस चीज ने मुझे चौंकाया। कुछ लोगों ने कहा कि पंडित उदयभान करवरिया बाहुबली, और कुछ लोगों ने कहा नहीं, जनता से जुड़े हुए जमीनी नेता। मेरे सामने कौन बैठा है? पंडित उदयभान करवरिया समाज सेवी, जनता से जुड़ा हुआ नेता, या फिर मैं एक बाहुबली नेता के सामने बैठा? जनता से जुड़ा हुआ समाज सेवी नेता, और अगर बाहुबली समझते हैं तो वही जनता का जो बल है ना, वही मेरी बाह है। बस मैं इतना कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। आप खुद को जनता का सेवक मानते हैं? मेरा ख्याल है जब आप आए रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि बैठने की जगह मेरे यहाँ न रही होगी। तो ये छवि कहाँ से बन गई, ये बाहुबली वाली? क्या ये मीडिया द्वारा सेट किया गया नैरेटिव है? नहीं, दो चीजें होती हैं। जब आप किसी अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओगे, तो आवाज जब आप उठाओगे न्याय की, तो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप आवाज उठा रहे हो। अरे आप तो साहब जबरदस्ती उठाते रहते हो, पहले ये बात होती है। आप बिना मतलब की बात करते रहते हो, पहले अधिकारी ये कहेगा, पहले लोग ये कहेंगे, उसके बाद कहेंगे अरे साहब आप तो बाहुबली हो, आप तो कुछ भी कह दो। तो ये चीजें प्रशासनिक तौर पर आगे लाई जाती हैं ताकि आपका मनोबल घटे, लेकिन मनोबल घटता नहीं है। एक बिहार में दुबे ने सामने लाइव टेलीकास्ट करके अपनी मौत को अपने गले लगाया। भरत तिवारी की चर्चा कर रहे हैं, तिवारी है ना, लगाया ना उन्होंने अपने मौत को, और किस लिए लगाया? समाज की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए, समाज की आवाज उठाने के लिए। उसको पुलिस ने गोली मार दिया क्योंकि वो समाज की आवाज तिवारी जी उठा रहे थे। तो समाज की आवाज उठाने वाले को ये अधिकारी वर्ग या दूसरा वर्ग वो अच्छा नहीं समझता है, उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन जो लोग उसके साथ जुड़े थे, आज भी देखिए, अभी मैं फेसबुक में देख रहा था कि लोग कह रहे थे कि देखिए इस गांव में जल भराव हो गया, इसी की लड़ाई तिवारी लड़ रहे थे, जिनकी हत्या पुलिस ने कर दिया। हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। अपराध कोई हो रहा है तो सही जांच हो, इसकी लड़ाई लड़ते हैं। पुलिस पैसा लेके रफा दफा न कर पाए, इसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो अब इसके लिए कोई भी संज्ञा दे दे, तो जनता का सेवक कह लीजिए, जनता के लिए मरने मिटने वाला व्यक्ति कह लीजिए, मैं तो अपने को भाई उस श्रेणी में मान के चलता हूँ। अब लोग किस श्रेणी में मान के चलते हैं वो मैं नहीं जानता। एक सवाल हम आपसे और जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी बहुत आपको प्यार भी देते हैं, आपके बड़े अच्छे करीबी संबंध हैं, ऐसा मुझे पता चला है। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ महाराज के पिछले शासन को, खास करके हम अपराध से जुड़े मुद्दे पर? सख्त है मोदी योगी जी, बहुत सख्त है, और अपराध को बर्दाश्त नहीं करते, गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते। प्रदेश का भला कैसे हो और यहाँ की जनता का भला कैसे हो, सदैव उनकी सोच यही रहती है, और उस पर वो सतत प्रयास करते हैं, काम करते हैं। बहुत सख्त हैं योगी जी, आपने कहा। ठीक है, एक सवाल इसी पे ले लेंगे कि राम मंदिर में जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें देखिए सरकार का तो कोई रोल है नहीं, लेकिन जब से योगी जी के संज्ञान में बातें आई हैं, अब क्या सही है क्या गलत है ये तो हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उसकी जांच वो बड़ी सख्ती के साथ करवा रहे हैं। और अगर कोई दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा, और अगर दोषी नहीं है तो लोग चिल्लाते हैं, चिल्लाएं,
लेकिन अगर किसी ने अपराध किया है, जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, तो योगी जी के राज में और योगी जी के मुख्यमंत्री रहते वो बख्शे नहीं जाएंगे, इतना मैं जानता हूँ। इतना मैं जहाँ तक योगी जी की आदत को जानता हूँ, वो बख्शेंगे नहीं उन्हें। आगामी चुनाव नजदीक है, लेकिन हम एक सवाल उससे 2 कदम आगे बढ़कर लेना चाहेंगे कि अगर मौका मिलता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यों को तो हमने देख लिया, क्या योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहिए? कैसे नेता साबित होंगे अगर वहां? 27 के बाद, पहले 27 में मुख्यमंत्री। क्योंकि अब इस तरह की, मैं तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से हूँ, बनारस से ही, इस तरह की चीजें अब सामने निकल के आती हैं कि योगी आदित्यनाथ को लोग अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। पंडित उदयभान करवरिया क्या उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा कहा, आप काशी से आए हैं। जी। काशी में हमारे सांसद हैं मोदी जी, वहां से भी आवाज उठ रही है ना कि योगी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। हाँ 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 सर, इसीलिए तो ये सवाल रखा मैं। तो जब काशी बम बम बोल रहा है, तब तो पूरा देश बम बम बोलेगा। हम पंडित उदयभान करवरिया के दिल को टटोल रहे हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं कि वहां बैठे हो। बिल्कुल, मैं तो प्रथम व्यक्ति हूं जो इसको देखना चाहता हूं। राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, देश का गौरव वापस हो, उसके लिए योगी जी प्रधानमंत्री हो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। राष्ट्र का गौरव वापस हो, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का दिल्ली पर एक बार काबिज होना बहुत जरूरी है, ऐसा मानना है उदयभान जी का। एक सवाल फिर हम लेंगे और फिर से घूम कर आएंगे वहीं पे कि ब्राह्मणत्व पे, क्योंकि आपका चेहरा जो है ब्राह्मण शिरोमणि बना हुआ है, और है सर, दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने पता लगाया है, बिलीव करिए। पता नहीं आपके ऑफिस के अंदर तक चीजें आ पा रही हैं नहीं, लेकिन मैं आपसे मिलने से पहले मैंने सर्वे किया है कि आप कौन क्या, तो जो चीजें निकल कर आई हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब ये हवा में तैर रहा है कि आपकी छवि ब्राह्मण शिरोमणि बन रही है। बननी भी चाहिए, कोई एक ऐसा नेता होना चाहिए जो आगे बढ़ के ब्राह्मणों का नेतृत्व करे। दिल्ली में अब हम आते हैं, दिल्ली जंतर मंतर पर आपको लेकर चलते हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर जो हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? पहला सवाल। इसी में एक लाइन मैं और जोड़ दूंगा कि वहां पर नीट परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, तो नारे भी उसी परिप्रेक्ष्य में होने चाहिए थे, लेकिन मैंने जो देखा वही आपसे पूछा है कि वहां पर नारे लग रहे थे भारत के विरोध में, और एक नारा मेरे कानों को बहुत खटका, जंतर मंतर पर ब्राह्मणों के विरोध में नारा वहां लगते हुए देखा गया। क्या देखते हैं कि नीट के जो वो था पूरा वहां पे, वहां ब्राह्मण विरोधी और देश विरोधी नारा क्यों? देखिए, जब कोई धरना प्रदर्शन होता है तो बड़े पैमाने पर वहां लोग एकत्रित होते हैं, आतताई भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरा फोकस इस पर होता है कि हम जिस कारण से यहाँ पर आए हैं उस कारण पर चर्चा करें, और कुछ लोग मजा लेने वाले भी रहते हैं। वो सोचते हैं कि किसी प्रकार से यहाँ बवाल हो, किसी प्रकार से ये फ्लॉप हो। तो कुछ आतताई वहाँ पर जरूर रहे, जिन्होंने अभद्रता भी किया, जिन्होंने ब्राह्मण विरोधी नारे भी लगाए, और जिन्होंने ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए उनके वस्त्र आपने देखे होंगे कि एकदम लंका और श्रीलंका जैसे रहे होंगे, जैसे राक्षसीय भेष रहा होगा। तो जो राक्षसी भेष वाले हैं, अगर वो ब्राह्मण के खिलाफ कोई नारा लगाते हैं तो राक्षसों की बात को नहीं मानना चाहिए, हमको उनकी बात को ध्यान नहीं देना चाहिए, राक्षसों से दूर रहना चाहिए। अब भारतवर्ष राक्षसों के लिए नहीं बना है, और जो लोगों ने इस प्रकार के नारे लगाए, इस प्रकार का किया, उनकी खबर भी शासन प्रशासन ले रहा है। और मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि नारे उसी के खिलाफ लगेंगे जो मजबूत होगा। आपने कभी देखा है क्या कि किसी कमजोर के खिलाफ किसी ने आवाज किया हो? कभी नहीं देखा होगा। जो नेतृत्व उभरता है, आवाजें भी उसी के खिलाफ आती हैं, क्योंकि दूसरे को लगता है कि बढ़ता चला जा रहा है, हमसे आगे चला जा रहा है, तो इसके खिलाफ बोलो, इसको किसी तरह से डिमोरलाइज करो। आज का युग जो है वो ब्राह्मण अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पुनः जागा है, और जब ब्राह्मण जागा है तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अटैक करते हैं ब्राह्मण के
कि किसी तरह से इसका मोटिवेशन भंग किया जाए, किसी तरह से इसको दूसरी दिशा में पलटा जाए। लेकिन मैं अपने भाइयों से केवल एक निवेदन करता हूँ कि ऐसे आतताइयों से बिल्कुल अपना दिमाग मत लगाओ। सोचो कि कान में कुछ सुना ही नहीं है, और आपका जो एक लक्ष्य है कि 100 साल देश की आज़ादी का आरक्षण मुक्त भारत होना चाहिए, उस लक्ष्य पर सतत बढ़ते रहिए। ऐसी चीज़ों को चिंता मत करिए, कुत्तों को भौंकने दीजिए, हाथी अपनी चाल से चलता रहे। सवाल में ही इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया, आरक्षण मुक्त भारत। मेरे ध्यान में नहीं था, लेकिन आपने मुझे याद दिला दिया। आरक्षण मुक्त भारत कैसे देखते हैं, हो पाएगा? आप एक चीज़ बताओ, संविधान में 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया, संवैधानिक व्यवस्था, और यह था कि 10 साल में पूरे देश में जो पीछे के लोग हैं उनको भी आगे कर लिया जाए। उसके बाद संविधान में संशोधन करके उसको बढ़ाया गया। कितनी बार संशोधन करके संविधान में उलटफेर करके आरक्षण को बढ़ाया भी गया, और उसमें कई नई चीजें जोड़ी भी गई। तो अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो 2 चीजें समाप्त करनी पड़ेंगी, एक सब्सिडी और दूसरा आरक्षण। जिस दिन आप आरक्षण समाप्त करके पूरे समाज को एक कर दोगे, उस दिन जातिवाद समाप्त हो जाएगा, और जिस दिन आप सब्सिडी समाप्त कर दोगे, उस दिन ये जो जाति की राजनीति है ये समाप्त हो जाएगी, और भारत विश्व गुरु बनेगा। इसको आप मेरी बात को, हो सकता है कि मैंने 100 साल के लिए कहा है कि जब 100वां साल आज़ादी का हो तो आरक्षण मुक्त भारत होना चाहिए, सब्सिडी मुक्त भारत होना चाहिए, तो हो सकता है उस समय तक मैं न रहूं, लेकिन हमारी पीढ़ियां हमारी बात को नोट रखें। ये होगा, निश्चित रूप से होगा। आप जब जागोगे ना, उठोगे, तो बिल्कुल होगा, और जिस दिन ये होगा उस दिन भारत वाकई में विश्व गुरु कहलाएगा। 100 साल जब भारत की आजादी का हो तो भारत आरक्षण मुक्त एक नया भारत हो, ऐसा मानना है। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि उस समय तक क्या होता है। एक सवाल हम लेंगे, विधानसभा 2027 नजदीक है, कवायद रस्साकसी शुरू भी हो चुकी है। क्या माना जाए कि पंडित उदयभान करवरिया जो योगी आदित्यनाथ जी के बड़े करीबी भी हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मैं बीच में थोड़ा आपको टोकूंगा। योगी आदित्यनाथ जी को मैं मानता हूँ, वो कितना मानते मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसलिए मानता हूँ कि इस देश में योगी आदित्यनाथ जैसे एक प्रशासक की आवश्यकता है, इसलिए मैं मानता हूँ। नहीं, आप दोनों की नज़दीकियां मुझे पता है। ऐसे ही कैमरे पे किसी चीज़ को मैं नहीं कहता हूँ। एक अच्छी ट्यूनिंग आपकी उनके साथ, बाउंडिंग है आपकी उनके साथ। सवाल मैं फिर से वापस घूम के आऊँगा। लक्ष्य 2027 नज़दीक है, रस्साकसी शुरू हो चुकी है। क्या माना जाए कि उदयभान करवरिया एक बार फिर से जो है ताल ठोकेंगे, या फिर जो है कोई और जिम्मेदारी संभालेंगे? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, विधानसभा नहीं लड़ना चाहता। विधानसभा में मैं चाहता हूँ कि मैं पार्टी के लिए और अपने लोगों के लिए घूम घूम कर के प्रचार करूँ, प्रसार करूँ, और अत्यधिक पार्टी के लिए काम कर सकूँ। मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि नहीं, इनको विधानसभा लड़ाना जरूरी है, तो पार्टी का निर्णय जो होगा उससे तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं वो वाला नहीं हूँ जो आज आया और कल गया। मेरा तो यहीं जीना, यहीं सर, आपके ऑफिस को जब मैं घूम रहा तो आपकी कुछ फोटो मैंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ देखी, तो मुझे आइडिया तो है कि आप एक भारतीय जनता पार्टी में पुराने चावल हो। तो आया गया राम नहीं है, यहाँ तो यहीं जीना, यहीं मरना। तो पार्टी के लिए जितना काम करने को मिलेगा उतना काम करूँगा। अब पार्टी संगठन कितना काम लेना चाहती है उसके ऊपर निर्भर करेगा, इसमें अपनी नहीं चलती। ठीक, एक चीज हम और जानना चाहेंगे, चुनाव नजदीक है, कैसे देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को 2027 को, और क्या स्थिति है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में? ईमानदारी से अगर पूछा जाए तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम मजबूत हैं,
लेकिन हमको एक रहना पड़ेगा मजबूत होने के लिए। शासन सत्ता को बरकरार रखने के लिए हमें एक भी होना पड़ेगा, केवल मजबूत होना जरूरी नहीं है। एक पिता ने अपने 4 बच्चों को बुला करके एक एक डंडा दिया था उनको, एक एक तो सब ने तोड़ दिया था, लेकिन जब चारों इकट्ठा करके पकड़ाया था तो कोई नहीं तोड़ पाया था। तो मैं कहता हूँ कि विभिन्न हमारे संगठन, विभिन्न हमारे राजनीतिक वरिष्ठ लोग, कनिष्ठ लोग, कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, सेक्टर का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता, जिले का कार्यकर्ता, प्रदेश का कार्यकर्ता, एक सूत्र में जब पिरोए रहेंगे ना अपने को, तो हम चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। लेकिन अगर एक सूत्र में ना पिरो करके ये तेरा ये मेरा करेंगे तो कठिनाई है, फिर कठिनाई है। एक सूत्र में रहेंगे तभी विजय मिल पाएगी। एक सवाल प्रयागराज से जुड़ा लेंगे। एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है प्रयागराज की जमीन पे, बच्चा बच्चा आपको जान रहा है। क्या क्या देखते हैं कि प्रयागराज में आज भी आपको कोई एक विशेष कमी जो अखरती है कि नहीं, प्रयागराज के लिए ये चीज हो जानी चाहिए थी, नहीं हो पाई? अभी कई कमी है। मुझे केवल एक चीज अखरता है कि यहाँ से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी सांसद थे और उन्होंने उस अपने सांसद के कार्यकाल में जब एचआरडी मिनिस्टर हुए थे तो 5 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ पर 5 विश्वविद्यालय दिए और उसके बाद प्रयागराज की धरती में वो हारे भी। चुनाव हारे नहीं थे, बल्कि कह लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चुनाव हरा दिए गए थे। बहुत बूथ कैप्चरिंग ये वो सब बहुत कुछ हुआ था उस चुनाव में और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का मन टूट गया था कि इतना काम करने के बाद मेरे साथ ये हुआ, जबकि उनको जनता ने नहीं हराया था। मैं बार बार कहता था कि दादा आप जनता से जीते हुए हैं, लेकिन आप प्रशासन ने आपको हरवा दिया। लेकिन फिर भी उनका मन यहाँ से निराश हुआ। तो मुझे हरदम ये अखरता है कि काश वो न हुआ होता और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी इस प्रयाग की धरती पर होते रहते और यहीं से सांसद होते रहते, तो मुझे लगता है कि इस देश का सबसे अच्छा शहर प्रयागराज होता। सबसे एजुकेशन में, केवल मैं ये नहीं कहता कि खूबसूरती में, एजुकेशन में अभी भी है प्रयागराज अच्छा है, लेकिन और बेहतर होता और इसकी जोड़ देश में कोई नहीं होती। कभी कभी मुझे यह अखरता है कि एजुकेशन के मामले में हम थोड़ा पीछे रह गए। इस कारण से जो चीज़ दिल को अखरता है ईश्वर उसे कभी न कभी पूरा भरता है। आपको अखरता है, सवाल हम उसी से लेंगे। आपने जैसा पहले ही बता दिया कि अब आपकी महत्वाकांक्षा है कि लोकसभा लड़ने की। अगर आप लोकसभा लड़ते हैं और विजय श्री को हासिल करते हैं तो अब प्रयागराज के सांसद हो गए पंडित उदयभान करवरिया। ऐसा कौन सा 3 काम करना चाहेंगे प्रयागराज के लिए जो आने वाले दिनों में आपको याद रखा जाए? अगर आप सांसद चुन लिए गए तो आज ही घोषणा कर दीजिए प्रयागराज के लिए। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, अभी इसका कोई जवाब आपको नहीं दूंगा। मैं केवल एक चीज़ कहूँगा कि सपने सोते में नहीं देखना चाहिए। सपने ऐसे देखो जो आपकी नींद हराम कर दे, आपको सोने न दे। मैं तो अभी उन सपनों में हूँ जो मुझे सोने नहीं दे रहा है, मेरी नींद हराम किए हुए है और समय आएगा तब बताऊंगा उसके लिए। एक डिप्लोमेटिक सा अंदाज इन्होंने दिया कि समय आएगा तब बताएंगे। खैर समय आपका बड़ा कीमती है, आपको निकलना भी है। सार संक्षेप में देश प्रदेश के लिए उदयभान करवरिया जी का सीधा सरल स्पष्ट संदेश क्या रहेगा, खास करके इसमें ब्राह्मणों के लिए छुपा हुआ संदेश? मैंने कहा ना कि आप अपने को जागृत करो, एकत्रित होने की कोशिश मत करो, अपने को जागृत करो। जिस दिन जागृत हो जाओगे उस दिन एकत्रित होना बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपके ऊपर जो उंगलियां उठती हैं, एक बार मैं फारूक अब्दुल्ला जी का इंटरव्यू सुन रहा था बहुत बचपन में अपने, और मुझे आज तक उनका वो सीन याद है, टीवी में देख रहा था। तो उस समय उन्होंने कहा था कि अगर कोई आदमी आपके ऊपर एक उंगली ऐसे उठाता है ना, तो 4 उंगली उसकी अपनी तरफ होती है। तो मैं ब्राह्मणों से यही कहूँगा कि अगर आज एक उंगली आपकी तरफ कोई उठा रहा है तो 4 उंगली उसके अपनी तरफ उठ रही हैं। इसलिए आप इसकी चिंता मत करो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। आखिरी सवाल लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में देखा जाए तो ब्राह्मणों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, आपकी अपनी पार्टी में भी तो ब्राह्मण हाशिए पे दिखाई दे रहे हैं सर। थोड़ा दबा है, मैं स्पष्ट बोलता हूँ।
मैं कहता हूँ ना कि मैं फायदा नुकसान की चिंता नहीं करता, थोड़ा दबा हुआ है, यही बेबाकी तो सबको पसंद है आपकी। थोड़ा दबा हुआ है, उसको थोड़ा उठाने की जरूरत है कि दबो मत, चिंता मत करो, दबने की जरूरत नहीं है और आगे बढ़ते रहो। और अगर दब गए तो जीवन भर दब जाओगे, पीढ़ियों को दबा दोगे अपने। इसलिए बगैर इसकी चिंता करे कि क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, अपनी बात को बेबाकी से कहो। और भारतीय जनता पार्टी तो इस काम के लिए जानी जाती रही है। आज का समय थोड़ा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस समय मैं विधायक था उस समय हर कार्यकर्ता हर नेता अपनी बात को पूरी बेबाकी से रखने की उसको इजाज़त थी। आज मुझे लगता है थोड़ा उस इजाज़त को छीना गया है, उस इजाज़त को छीना गया है, बोलने की परमिशन कम दी गई है। लेकिन बिना परमिशन के बोलो, अपनी बात को कहो, अपनी भड़ास को निकालो। इसीलिए पंडित उदय भान करवरिया जी जाने जाते हैं, बड़े बेलौस बड़े बेबाक तरीके से बोल देते हैं। इन्होंने जो बोला शायद ही पूर्वांचल की धरती का कोई नेता होगा जो इतने स्पष्टवादी तरीके से बोलेगा कि थोड़ा सा ही सही लेकिन लगाम दबाई गई है। आपके अनुसार? हाँ बिल्कुल दबाई गई, स्पष्ट कहता हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो अगर उसकी लगाम को थोड़ा ढीली छोड़ दो तो खटपट खटपट उसी स्पीड में दौड़ता रहता है। उसको लगता है कि अभी कोई मूवमेंट नहीं करना है, बस इसी स्पीड में चलना है। लेकिन जब उसकी लगाम को टाइट किया जाता है तो दो पैर पे आगे से खड़ा हो जाता है ना। काशी में भी बहुत आप देखते होगे, यहाँ भी देखे, घोड़ा एकदम दो पैर पे खड़ा हो जाता है। तो दो पैर पर खड़े हो जाओ, उस टाप को उसके ऊपर रख दो जो आपको खींच रहा है, जो आपकी लगाम को खींच रहा है, अपनी टाप को उसके ऊपर रख करके आगे बढ़ जाओ। एक सवाल हम लेंगे, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और गंभीर विषय पे है, शिक्षा से जुड़ा हुआ। आज आप देख रहे होंगे कि तमाम मध्यम वर्ग शिक्षा, महंगी शिक्षा के दबाव से टूट रहा है। कहीं न कहीं शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चला है। अगर आप सांसद बनते हैं तो क्या संसद में इस चीज़ की मांग उठाएंगे कि एक शिक्षा, एक बोर्ड, एक पाठ्यक्रम, तीनों एक होना चाहिए? ये तो पहले से भी मांग चल रही है, इस पे हमारी सरकार ने काम भी प्रारंभ किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन जो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, एक तो आबादी भी बढ़ रही, हर व्यक्ति को जो है इंजीनियर बनना है मान लीजिए। अब शिक्षण संस्थाएं एक लिमिटेड है, सबको बनना है, तो जब ज़्यादा बल्क में हो जाता है तो उसी में दोहन होता है। तो मैं एक विद्यार्थियों को एक सलाह और देता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। आप व्यवसायी भी अच्छा बन सकते हो, आप दूसरे फील्ड में भी अच्छा कर सकते हो। तो जहाँ ज़्यादा फीस और जहाँ ज़्यादा बाढ़ है, मांग है, वहाँ मत जाओ, अपने दिमाग को उधर दूसरी तरफ डाइवर्ट करो। अब हर आदमी एमबीए करने लगा, एमबीए तनख्वाह कितनी पा रहा है? 10,000 12,000, उससे ज़्यादा पान के खोचे वाला कमा रहा है, उससे ज़्यादा टाक चाट और टिकिया लगाने वाला कमा ले रहा है। तो ऐसी शिक्षा लेके करोगे क्या कि जिसमें 12,000 में तुम्हारा परिवार भी न पले? डाइवर्ट करो अपने आप को, डाइवर्ट ऐसा करो जहाँ पे आपका व्यवसाय क्रिएट हो सके, आपका परिवार उस शिक्षा से पल सके, बढ़ सके। स्टेटस के लिए शिक्षा मत लो कि आगे डॉक्टर लग जाएगा, इंजीनियर लग जाए। मैं भी तो इंजीनियर हूँ, क्या काम आई इंजीनियरिंग? डिग्री है अपने पास, इसके अलावा कुछ नहीं है, अपना काम कर रहा हूँ, अपना धाम कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि ऐसी शिक्षा की तरफ बढ़ो जो शिक्षा आपको व्यवसाय से जोड़ती हो, जो आपके परिवार का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त हो। नाम की शिक्षा मत लो कि ये डिग्री बड़ी होगी, इसमें मेरा बड़ा स्टेटस बनेगा। अरे ऐसे स्टेटस का क्या करोगे कि 14,000 महीने की तनख्वाह मिलेगी? ऐसे स्टेटस को छोड़ो, जहाँ 14 लाख रुपए महीने कमाने की स्थिति बने, उस तरफ बढ़ो ना, थोड़ा डाइवर्ट करो अपने को। थोड़ा सा डाइवर्ट करिए। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, जेनजी, एक नया शब्द अब चल गया है जेनजी, जो कहा जाता है कि 18 से 24-25 साल वाले युवा हैं और ये क्या कर सकते हैं ये सभी ने देखा। हम बात कर रहे हैं अगर नेपाल की, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, और थोड़ी सी सुगबुगाहट जंतर मंतर पे हुई थी, चाहे उसके पीछे फीडबैक किसी का भी रहा हो, लेकिन लक्ष्य कुछ वैसा ही था। जेनजी जो शब्द है ये नया आया है 18 से 25 साल वाले युवाओं के लिए। पंडित उदय भान करवरिया का क्या संदेश रहेगा? देखिए, ये 18 से 25 साल की उम्र वो होती है कि जब व्यक्ति अपनी शिक्षा को पूर्ण करके और अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपने
उस तरफ बढ़ता है। उसने अपने आगे वाली जनरेशन को देख रखा होता है, जो उसके माता हैं, पिता हैं, उसके बड़े भाई हैं, उनको देख रखा है कि ये चुप थे, मूक थे, लिहाजा इनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो ये जो जनरेशन नई हमारी आई है, ये अपनी आवाज़ को उठाती है, अपनी बात को बेबाकी से रखती है। और मेरे जैसे भारत देश में, हमारा देश लोकतंत्र का देश है, इसमें अपनी आवाज़ को रखना चाहिए, उठाना चाहिए। और अगर आदमी को, इस उम्र वालों को अपनी नौकरी पाने के लिए अपने एग्ज़ाम सही तरीके से हो, नकल विहीन हो, उसके लिए आवाज़ उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। हमारी पीछे की जनरेशन ये नहीं करती थी, ये आवाज़ें नहीं उठा रही थी। ये नई जनरेशन इस आवाज़ को उठा रही है, क्योंकि उसको बेरोजगारी नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। तो उसलिए ये आवाज़ उठा रहे हैं और बड़ी बेबाकी से और बड़े मजबूत तरीके से उठा रहे हैं। लास्ट में सर बस एक लाइन में कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और प्रयागराज की जनता के लिए पंडित उदय भान करवरिया का सीधा, सरल, स्पष्ट संदेश क्या रहेगा? इधर देख। संदेश केवल एक है, एक रहो, जाति पात की राजनीति से दूर रहो, विकास की राजनीति को अपनाओ, एक अच्छे नागरिक बनो और देश की प्रगति में कुछ योगदान करो। बस इतना ही संदेश है सर। देश की प्रगति में कुछ योगदान करो। और आज हमने आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया प्रयागराज की धरती से। इनके बारे में तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं कि बाहुबली हैं और समाज सेवी हैं, तमाम कवायद है। लेकिन आज मैंने आपको मिलवाया उदय भान करवरिया जी से, जिनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है और बहुत सी बातें इनके साथ आज निकली। भविष्य की इनकी क्या योजनाएं हैं ये भी हमने जाना। आने वाले दिनों में ब्राह्मण वर्ग को लेके इनकी क्या योजनाएं चल रही हैं वो हम लोगों ने जाना। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सिर्फ प्रयागराज नहीं, प्रयागराज की धरती से निकलकर पंडित उदय भान करवरिया पूर्वांचल में ब्राह्मण शिरोमणि की जो चर्चा चल रही है वो ताजपोशी इनके ऊपर होगी। और आने वाले दिनों में एक बड़ा नाम ये जो है बनेंगे ब्राह्मण समाज का। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा, एटलीस्ट लखनऊ दिल्ली तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि बात जब दूर तक जाएगी तभी कुछ बात बन पाएगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।